नमस्कार दोस्तों, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये कोई नाटक के लिए लाई गई भीड़ नहीं है। सरकार को है इससे राजनीतिक लाभ, ऐसा कोई एक खीर नहीं है। और देश की नेशनल मीडिया इस चीज को दिखाए, इतना मीडिया के पास ऐसा दिल नहीं है। मीडिया के पास ऐसा दिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बरना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बरना नदी का जो उद्गम स्थल नहीं, इस देश की विडंबना है। इस देश के अंतर्गत में अगर आप प्रखंड में जाइए, प्रखंड में एक छोटा मोटा अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा ना, तो 13 दिन आपको दौड़ा देगा। थाना जाइए आप, बिना पैसा लिए वो आपको नहीं लिखेगा, कोई भी मैटर नहीं लेगा। तो उसी प्रकार से हर जगह साला दलाल बैठा है। कुछ चेंज होना चाहिए ना। सरकार क्या किया, उसको दबा दिया, उसके बातों को पुलिस के दम पर दबा, जैसे औपनिवेशिक शासनकाल में दबाया जाता था ना, उसी टाइप से 19 जुलाई 2026 को इस आंदोलन को दबा दिया गया। और वहां आप अगर अपने देश में अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीका से अगर रखना चाहते हैं तो आपकी बात को कोई नहीं सुनने वाला है। वैसे भी गरीब की बात को कोई सुनता ही नहीं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेतवा केन रिवर लिंक परियोजना के अंतर्गत जो आ रहा मुद्दा था। अब इस क्या मुद्दा है, पहले इस सबको समझेंगे। इसमें जो है क्या बोलते हैं आपको, सांकेतिक रूप से फांसी सत्याग्रह का चित्रण किया गया है। इसमें जो है आपको सांकेतिक रूप से जल सत्याग्रह का चित्रण किया गया है। इसमें आपको चिता सत्याग्रह का चित्रण किया गया है। ये द हिंदू अखबार में सब आया हुआ था। देखिए इसमें है क्या, पहले आपको ये समझना होगा। सबसे पहले हम लोग चलते, ज्यादा बात न करते हुए बोर्ड पे आते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, मान लेते हैं ये कौन नदी है, केन नदी है, ठीक है। ये बेतवा नदी है, बेतवा केन परियोजना। किस परियोजना के अंतर्गत हो, परियोजना के तहत हो रहा था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग। हाँ, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा था, बेतवा केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा था। केन और बेतवा नदी को, ये क्यों होता है, काहे होता है। देखिए जब मान लेते हैं ये केन नदी है, तो केन नदी में जो है ना पानी ज्यादा था, केन नदी में जल ज्यादा था, ठीक है ना। केन नदी में जल ज्यादा था, अब बेतवा में जल कम था, ठीक है ना। तो बेतवा में जल कम था। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना लाया कब गया था, 1980 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1980 में। किसने लाया था, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लाया गया था। अभी वर्तमान में किसके तहत काम करता है, तो ये आपको अभी जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक। इसका नोडल एजेंसी कौन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही बात। वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला उतना न्यूज में नहीं, वो तो पूरा भारी न्यूज में आ चुका है ना, उससे तो क्वेश्चन आने की आशंका उतना नहीं है। लेकिन इससे आने की आशंका क्योंकि दबा हुआ चीज है, द हिंदू अखबार में भी आया है। इसके अंतर्गत आता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWA के अंतर्गत आता है। इसका नोडल एजेंसी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना के तहत में केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा था। क्या किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था ऐसे करके, ठीक है। यहाँ वो पन्ना टाइगर रिजर्व आ जाता है, यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब ये जो है, तो ये जो इसको जोड़ा जा रहा था ना, ये जो आंदोलन हो रहा है किस नदी के आसपास में हो रहा है, ये आपको बरना नदी के तट पे हो रहा है। बरना नदी कहाँ पड़ता है, तो बरना नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, उसके द्वारा जो है वहां पे जो है ये आंदोलन हो रहा था बरना नदी पर। ये आंदोलन कहाँ हो रहा था, बरना नदी पर। बरना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बरना नदी का जो उद्गम स्थल है
ये आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज से निकलता है और नर्मदा नदी के दाएं तट की ये नदी है, बरना नदी। ठीक, तो ये बरना नदी पर यह आंदोलन हो रहा था, जहां पर आपको चीता सत्याग्रह का प्रदर्शन किया गया था, जहां पर आपको फांसी सत्याग्रह का प्रदर्शन किया गया था, जहां पर आपको क्या किया गया था, जल सत्याग्रह का प्रदर्शन किया गया था। और जल सत्याग्रह का प्रदर्शन किया गया था बरना नदी के कूपी गांव में, बरना नदी के कूपी गांव में ऐसा किया गया था। ठीक है, ये क्यों किया गया था, यही तो मेन मुद्दा है। तो देखिए, ये जब है ना, तो ये दोनों को जब जोड़ने की बात चल रही है, तो जब एक नदी या दूसरे नदी को जोड़ रहे हैं, उस बीच में कितने आदमी का घर आ जाएगा, कितने आदमी का जमीन आ जाएगा, कितने आदमी का खेत खलिहान आ जाएगा, वहां पर जो है आपको तमाम बहुत सारी चीज आ सकता है। तो ये जो किसी व्यक्ति का जो प्राइवेट आएगा, तो उसका क्या देगा, सरकार मुआवजा न देगा हमरा। तो यहाँ पर सरकार क्या मुआवजा देगा, तो मुआवजा जो सरकार दे रहा था ना, वो मुआवजा में हर जगह साला दलाल बैठा हुआ है, हर जगह कुत्ता कुन्नी बैठा हुआ है। मुआवजा ये यहाँ पर आदिवासी का आंदोलन हो रहा है, मुआवजा जो देगा डायरेक्ट वहां पर जमीन या क्षेत्र जो आदिवासी का ज्यादातर, तो उसको जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट ना देगा, तो यहाँ पर दलाल लोग उसका पैसा रख ले रहा है और कुछ परसेंट खा के तब उसको दे रहा है। कोनो आदमी को बुरा लगेगा, तो हर जमीन जाएगा और तोरा पैसा देगा, तू दलाल के थ्रू लेगा कि तुम सरकार के थ्रू लेगा। इसके लिए आंदोलन हो रहा था। नहीं, इस देश की विडंबना है। इस देश के अंतर्गत में अगर आप प्रखंड में जाइए, प्रखंड में एक छोटा मोटा अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा ना, तो 13 दिन आपको दौड़ा देगा, बिना पैसा लिए वो आपको नहीं लिखेगा, कोई भी मैटर नहीं लेगा। तो उसी प्रकार से हर जगह साला दलाल बैठल है। तो यहाँ पर जब दलाल बैठा हुआ था, यहाँ पर दलाल बैठा हुआ था, उसके लेकर के वहां का आम जनता आंदोलन किया, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कुछ चेंज होना चाहिए ना। सरकार क्या किया, उसको दबा दिया, उसके बातों को पुलिस के दम पर दबा, जैसे औपनिवेशिक शासनकाल में दबाया जाता था ना, उसी टाइप से 19 जुलाई 2026 को इस आंदोलन को दबा दिया गया। और वहां के जो नेता तब था, क्षेत्रीय नेता, उसको उठा करके ट्रीटमेंट के बहाने, इलाज के बहाने उसको रख दिया। पता है यह आंदोलन कैसा चल रहा था, यह एक हंगर स्ट्राइक था, भूख हड़ताल चल रहा था। वहां पर महिला, बच्ची, युवा, पूरा गांव उलटल था भाई। उस आंदोलन को दबाने का काम किया गया सरकार के द्वारा, वैसे आंदोलन को छुपाने का काम किया गया। तो मतलब आप अगर अपने देश में अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीका से अगर रखना चाहते हैं, तो आपकी बात को कोई नहीं सुनने वाला है। वैसे भी गरीब की बात को कोई सुनता ही नहीं। आपके जेब में पैसा है, हर जगह पर आपको जो है सम्मानित नजर से देखा जाएगा, आपकी आवाज उठाई जाएगी, आपकी आवाज सुना जाएगा। थाना जाइए, पुलिस जाए, कहीं जाइए, बिना पैसा का आपके पास में कुछ नहीं होने वाला है। ये देश का अभी वर्तमान ये स्थिति है, भ्रष्टाचार इस स्तर तक है। थिंकिंग परियोजना के अंतर्गत में बेतवा और केन नदी को जोड़ने की परियोजना थी, और ये जो है भारत का सबसे पहला परियोजना था, और ये बहुत तेजी से चलने वाला परियोजना था। आप चलिए हम लोग देखते हैं कि केन नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं, ये मिलता कहाँ है। अब बेतवा नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं, और ये मिलता कहाँ है। देखिए भैया, सबसे पहले को हम लोग देखेंगे कि बेतवा नदी का, बेतवा नदी रायसेन जिला से निकलता है। रायसेन जिला से विंध्याचल पर्वत से निकलता है। विंध्याचल पर्वत से निकलता है। ये रायसेन जिला के विंध्याचल पर्वत से निकलता है। रायसेन जिला के विंध्याचल पर्वत ये जो है आपको बेतवा नदी रायसेन जिला के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलता है। विंध्याचल पर्वत के ये निकलता है आपको विंध्याचल पर्वत के पर्वत श्रेणी से झीरी या कुम्हरहारा गांव से ये आपको बेतवा नदी निकलता है। ये जाकर के मिलता है कहां पर, तो ये आपको जाकर के मिल जाता है हमीरपुर जिला यूपी।
यहाँ जाकर के ये बेतवा नदी मिलता है, क्योंकि ये करंट अफेयर में आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है भैया। हमने बिहार पुलिस में एक बार गेस कर दिया था, वो क्वेश्चन सीधा आया था। तो इसलिए आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि जो पढ़िएगा यहाँ पर पहले कॉपी में उतारिएगा, उसके बाद में उसको लिखिएगा, याद कीजिएगा। जिला उत्तर प्रदेश यमुना नदी में मिलता है, यमुना में। तो ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नदी हुई, यानी सहायक नदी हुई। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी नदी है? तो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है। चलिए आप यहाँ देखते हैं केन नदी, ये जो देख रहे हैं आपको केन नदी, ये केन नदी जो है मध्य प्रदेश के कटनी जिला से निकलता है। कहां से? कटनी, कटनी जिला के कैमूर पर्वत श्रेणी से, कटनी जिला के कैमूर पर्वत श्रेणी से, कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलता है। और ये बांदा जिला में उत्तर प्रदेश, बांदा जिला उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाता है, यमुना में मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। ठीक, समझ में आ गया? बांदा जिला यमुना में मिल जाता है। अब देखिए इसमें मत बात है कि अब जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ना इस सब में, तो इस सब में कैसे बनेगा कि यहाँ चीता फांसी आंदोलन कहाँ हुआ था, जल सत्याग्रह, कुपी गांव, ये सब कहाँ हुआ था। बेतवा केन लिंक परियोजना के जो है अंतर्गत बहुत जोर शोर से ये योजना चल रहा था। लेकिन देखिए बात कुछ भी हो, इसमें सबसे पहला एक्शन रोल जो मेन आता है, अगर गवर्नमेंट, अगर जनता आवाज उठा रहा है तो गवर्नमेंट मान लो नहीं मिलने जा रहा है, अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। इतना भी तो शर्म नहीं होना चाहिए। और दबा दो भाई, ये क्या औपनिवेशिक शासन है? ये लोकतांत्रिक देश है। 19 आर्टिकल 19 का ये कहता है हमें, हम आंदोलन कहीं भी कर सकते शांतिपूर्ण ढंग से, हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा? बताइए, ये तो गलत चीज है ना। अब देखते हैं हम लोग नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग परियोजना, इसका जो शुरुआत हुआ था आपको 1980 में हुआ था। किसके अंतर्गत के हुआ था? तो जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था। इसको कौन बनाया हुआ था? तो सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा जो इसको निर्माण किया गया था। और उस अभी वर्तमान में किसके अंतर्गत में आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। अभी जो है इसको कौन चला रहा है? तो ये आपको जो है NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है, इसका काम क्या है वो देखते हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर योजना का जो काम है वो सबसे पहला काम है कि जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक प्रायद्वीपीय नदी को आपस में जोड़ना, लिंक करना, लिंकिंग दे रहा है तो मतलब प्रायद्वीपीय नदी को आपस में जोड़ना, एक हिमालयन नदी को आपस में जोड़ना। हिमालयन नदी के अंतर्गत गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी को आपस में जोड़ना। इससे क्या होगा? तो भैया सबसे पहले तो जिस क्षेत्र में पानी कम होगी उस क्षेत्र में पानी भरपूर मात्रा में दिया जाएगा, और जो क्षेत्र में पानी ज्यादा होगा उससे उसको यहाँ दिया जाएगा। किसके थ्रू दिया जाएगा? तो डैम, आपको केनाल बना करके, नहर बना करके। यहाँ ये नहर ही बनाया जा रहा है, यहाँ जो बनाया जा रहा है नहर बनाया जा रहा है। तो नहर बना करके क्या दिया जाएगा? वो पानी दिया जाएगा यहाँ से वहां। तो एक कनेक्टिविटी होगा जिसमें जो है इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होगा। उसके बाद में सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र कम होगा। उसके बाद में जो है पनबिजली परियोजना बन सकता है। उसके बाद में जो है आपको जल का एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करने पर जो है मतलब कि जल परिवहन का बढ़ावा हो सकता है। देखिए अगर पूछा जाए कि हवाई जहाज, रेलवे, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, इस सब में सबसे सस्ता संसाधन क्या है, परिवहन का माध्यम क्या है? तो सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम है जिसका नाम है जल परिवहन। क्योंकि जल परिवहन जो होता है, जल परिवहन आपको एकदम सस्ता में होता है। अब मान लेते हैं कि अगर हम केरल से नारियल लेकर के अपना बिहार में आएंगे, तो अगर हम ट्रेन से आते हैं तो हमको जो है 30 से 40 हजार रुपया खर्चा पड़ जाता है सिर्फ 1 से 1.5 हजार पीस नारियल लाने में। और वही चीज को अगर हम जो है जल के माध्यम से लाएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो 5 से 6 हजार पड़ेगा। तो इसका मतलब वो माल क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट उसका सस्ता हो जाएगा। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो है मटेरियल का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होता है वही उसको ज्यादातर महंगा करता है। तो ये जो है आपको जल परिवहन को भी सुविधा देगा। तो ये जो है आपको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग, इस परियोजना में आप तो पहले हम लोग समझ लिए इसका फायदा। तो ये हो गया हिमालयन नदी। प्रायद्वीपीय नदी में सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र में अच्छा खासा पानी वगैरह देना। अब इसका चुनौती क्या क्या है? तो इसमें जो है आपको इसमें चुनौती क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला ही बहुत महंगा है, इस परियोजना को बनाने में सबसे पहला बहुत महंगा है। दूसरा, जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण की क्षति,
इसका ये नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा, इस पे इसी प्रकार का आंदोलन हो सकता है, चुनौती भी हो रहा है। तथा ये जो है आपको नेशनल पर्सपेक्टिव फॉर प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग, इससे जो है आम लोगों को बहुत कठिनाई की सामना पैदा कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार की चुनौती भी है इसमें और विभिन्न प्रकार के फायदे भी है, लेकिन इसमें फायदा ज्यादा है, चुनौती कम है। अगर खर्चा ज्यादा लग रहा है तो एक बार न लग रहा है, उसके बाद तो परमानेंट हो गया, ठीक है। और इस आंदोलन को जो दबाया गया है ये बहुत बुरी चीज है। वीडियो कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, समझ में आया तो ठीक है।